दक्षिण में शरण, बहुत कुछ व्यवस्थित करना था और अभी रवानगी में कई हफ्ते पड़े थे। और फिर सारी तैयारियां भी तो गुपचुप ढंग से करनी थीं। प्रधानमंत्रियों को ये भय था कि यदि यह बात खुल गई कि दलाई लामा जाने की तैयारी में है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि कई लोगों को इस बारे में पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि कई बड़े भारी सामान वाले पैकेट भेजे जा चुके थे जिनमें से कुछ के बारे में मुझे भी पता नहीं था। इनमें पोताला के खजाने से सोने के बिस्कुट तथा चांदी की छड़ें कोई 50 या 60 मजबूत बक्सों में भरकर भेजे जा रहे थे। यह विचार मेरे वस्त्र प्रमुख से हाल ही में चिक्याब कैंपों के पद पर प्रोन्नत हुए केनराप तेंजिन का था। जब मुझे इस बारे में पता लगा तो मैं बहुत क्रोधित हुआ। कारण खजाने की बात नहीं बल्कि मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचना था। मुझे महसूस हुआ कि केनराप तेंजिन मुझे अभी भी बच्चा ही समझते हैं, इसलिए इस बारे में मुझे पहले कुछ नहीं बताया गया। उत्सुकता व बेचैनी से रवानगी के दिन का मैं इंतजार कर रहा था। एक तरफ तो लोगों को छोड़कर जाने से अप्रसन्नता महसूस हो रही थी क्योंकि मैं उनके प्रति जिम्मेवार भी था। दूसरी तरफ यात्रा की उत्सुकता थी। यह उत्तेजना तब और बढ़ी जब असेंबली के प्रधान ने तय किया कि मुझे साधारण नागरिक वाले वेश में चलना चाहिए। उसका ख्याल था कि वरना लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे। उसने भेष बदलकर चलने को कहा था, सो मुझे प्रसन्नता हुई। अब मैं देश के एक आम व्यक्ति की तरह घूमूंगा, दलाई लामा की तरह नहीं। लासा से हम घनी रात में चले थे और जहां तक मुझे याद है ठंड थी तो सही मगर हल्की। तिब्बत में तारे जितने चमकदार दिखते हैं वैसे दुनिया में कहीं नहीं दिखते होंगे। पोताला के आंगन से निकलकर हम नोबुलिका व द्रेपुंग मठ को छोड़ते जा रहे थे। अंधेरे में टट्टू का पांव लड़खड़ाता और मेरा दिल धड़कना भूल जाता। तो भी मैं सचमुच भयभीत नहीं था। हमारी अंतिम मंजिल थी द्रोमो, जो सिक्किम की सीमा पर तथा यहाँ से 200 मील दूर था। कोई हादसा न हो तो 10 दिन की यात्रा थी। अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मुसीबत में पड़ गए। लासा से चलकर कुछ दिन बाद हम दूर के गांव जंग पहुंचे, जहां शीतकालीन शास्त्रार्थ कैंप के लिए गंदेन, सेरा तथा द्रेपुंग मठों के भिक्षु आए हुए थे। काफिला देखते ही वे समझ गए कि यह साधारण काफिला नहीं है। कुल मिलाकर हम 200 लोग रहे होंगे, जिनमें 50 उच्च कर्मचारी और इतने ही मालवाहक पशु। भिक्षु समझ गए कि मैं भी इन्हीं में कहीं हूँ। सौभाग्य से मैं सबसे आगे था तथा मेरा बदला हुआ वेश काम आ गया। उन्होंने मुझे नहीं रोका, मगर जाते हुए मैंने देखा कि भिक्षु बड़े भावुक हो रहे हैं। कई तो रो रहे थे। मेरे पीछे आ रहे लिंग रिम्पोछे को उन्होंने रोक लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो समझ गया कि वे उन्हें मेरे साथ वापस लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। माहौल में तनाव हो गया क्योंकि भावुकता चरम पर थी। भिक्षुओं को अपने अमूल्य उपदेशक यानी मुझमें इतनी आस्था थी कि मेरे जाने की बात सहन नहीं कर पा रहे थे। लिंग रिम्पोछे ने बताया कि हम लंबे समय तक दूर नहीं रहेंगे। तब उन्होंने हिचकिचाते हुए हमें आगे जाने दिया, लेकिन रास्ते पर लेटकर उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे शीघ्र लौट आना चाहिए। इसके बाद और कोई कठिनाई नहीं आई तथा मैं अभी भी वेश बदले सबसे आगे चलता रहा। जहां भी मौका मिलता रुककर लोगों से बात करता गया। अब मेरे पास ये जानने का अवसर था कि मेरे देशवासियों की असली जिंदगी कैसी है। मैंने बिना पहचान बताए कई लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान मैंने जाना कि मेरी जनता के साथ क्या छोटे मोटे अन्याय होते हैं तथा संकल्प किया कि जब भी इस हालत में होऊंगा मैं इसे ठीक करूंगा। कोई हफ्ते भर बाद हम ग्यान से तिब्बत का चौथा सबसे बड़ा शहर पहुंचे। यहाँ गोपनीयता बनाए रखना मुश्किल था और सैकड़ों लोग मेरे स्वागत को आए। कुछ उत्साही भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने, जो भारतीय व्यापार मिशन की रक्षा करते थे, हमें सलामी दी। मगर ऐसी औपचारिकताओं के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। पखवाड़े भर की यात्रा के बाद जनवरी 1951 में हम द्रोमो आ पहुंचे। पूरी तरह थक चुके थे हम, मगर मैं बड़ा उत्तेजित था। जगह कोई खास न थी। कई गांव निकट निकट बसे हुए थे, मगर नजारा देखने लायक था। समुद्री जल से 9000 फुट ऊंचाई पर आमोचू घाटी यहाँ से 2 भागों में विभाजित होती है। यही शहर था। घाटी के तल में एक नदी गांव के इतना
निकट से बहती थी कि इसकी गर्जना दिन रात सुनाई पड़ती। इसी के पास सीधी खड़ी पहाड़ियां थीं। कुछ जगहों पर सीधी चट्टानें नदी के बीचों बीच थीं। साथ ही खड़े थे भव्य पहाड़ जो तिब्बत की शान भी हैं और सिरदर्द भी। चरागाहों में जहां तहां पाइन के वृक्ष व झाड़ियों के झुंड थे। पता लगा कि जलवायु नम है। भारतीय मैदानों से सटा होने के कारण ध्रुवों में मानसूनी बारिश होती है। फिर भी सूर्य चमकता है और घाटी को आलोकित किए रखता है। मुझे पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा होती, जंगली फूलों से लदे दुर्गम्य पहाड़ों पर। मगर अभी कई महीने सर्दियों के बाकी थे। ध्रुवों पहुंचने पर मैं पहले एक स्थानीय कर्मचारी के घर रुका जिसने मुझे खिलौने व सेब भेजे थे। फिर हम ध्रुवों घाटी के ऊपर बने धुंधरवर के मठ में गए। शीघ्र ही हम व्यवस्थित हो गए तथा मेरे प्रार्थना, समाधि, मौन और अध्ययन का रोजमर्रा कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं आंतरिक तौर पर कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। लासा में खाली समय कुछ अधिक होता था और वहां करने के लिए कई रोचक काम भी होते थे। ये बदलाव शायद भारी भरकम तामझाम व अन्य औपचारिकताओं से मुक्ति मिल जाने के कारण था। मुझे सफाई कर्मचारी दोस्तों का विछोह खलता, मगर यह खालीपन अतिरिक्त जिम्मेवारियों के कारण महसूस नहीं होता था। बस इस यात्रा से एक ही संकल्प की जरूरत महसूस हुई थी कि जितना पढ़ सीख सकूं पढ़ूं। जितना सर्वोत्तम व्यक्ति में हो सकता था, होना चाहता था, क्योंकि जनता ने मुझ पर भरोसा कर मेरी जिम्मेदारी बढ़ी दी थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि श्रीलंका से एक भिक्षु आ पहुंचा जिसने मुझे समारोह में बुद्ध का एक महत्वपूर्ण अस्थि अवशेष भेंट किया। लुखांगवा व ताशी लासा में छूट गए थे। अब मेरे मुख्य सलाहकार थे काशाग, असेंबली के प्रधान, लिंग रिम्पोछे जो अब मेरे वरिष्ठ शिक्षक थे, त्रिजांग रिम्पोछे, वरिष्ठ तसेनशप जो पिछले दिनों मेरे कनिष्ठ शिक्षक नियुक्त किए गए थे। मेरे सबसे बड़े भाई ताक्तसेर रिम्पोछे भी वहीं थे। वह भारत जाते वक्त कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ आए थे। पहली बुरी खबर यह आई कि लासा से चलने से पहले हमने जितने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, उनमें से सिर्फ एक ही लक्ष्य पर पहुंचा और वह था चीन वाला। बाकी सब लौटा दिए गए थे। ये बहुत सदमे भरी बात थी। आखिर भारत और नेपाल हमारे निकटतम पड़ोसी देश थे। जहाँ तक ब्रिटेन की बात है, यंग हस्बैंड मिशन की वजह से एक ब्रिटिश व्यापार मिशन कोई आधी सदी से तिब्बत में रह रहा था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक वही अंग्रेज हाफ रिचर्डसन इस मिशन को चला रहा था। इसलिए अब ऐसा विश्वास करना संभव नहीं हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार अब तिब्बत पर चीन के अधिकार की बात सही मान रही है। लगता था वे भूल गए थे कि जब उक्त अंग्रेज ने तिब्बतियों से संधि की थी तो उन्हें तिब्बत को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के रूप में माना था। क्या 1914 में भी ऐसा ही नहीं हुआ था जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस शिमला सम्मेलन की थी जिसमें तिब्बत और चीन की सरकारों को अलग अलग से आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश और तिब्बती जनता के अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे देशवासी उन्हें हमेशा नफासत पसंद, न्याय व हास्य की भावना वाले पाकर उनका हमेशा सम्मान करते रहे हैं। रहा अमेरिका, तो वाशिंगटन ने 1948 में हमारे व्यापार प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया था, जो उपराष्ट्रपति से भी मिला था। तो अब वे भी मुंह मोड़ रहे हैं। जब मुझे ये बात समझ में आई तो बहुत दुख हुआ कि तिब्बत को साम्यवादी चीनी ताकत से अकेले ही मुकाबला करना होगा। उस एक मिशन के सिवा सबके लौट आने के कुछ ही हफ्तों बाद चामदो के राज्यपाल नगाबो नावांगजिग्मे की लंबी रिपोर्ट आई। चामदो का ज्यादातर हिस्सा अब चीनी हाथों में था तथा ये रिपोर्ट क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारी लासा लाया था। उसने इसे सुरक्षित रूप से लुखांगवा और ताशी तक पहुंचाया और उन्होंने मुझ तक इसमें चीनी खतरे का दर्द भरा, उदास विवरण था और साफ कह दिया गया था कि यदि कोई समझौता न हुआ तो शीघ्र ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक लासा आ घुसेंगे। ऐसा होने पर लाखों जाने जाती और मैं किसी भी कीमत पर इसे टालना चाहता था। नगाबो ने सुझाव दिया कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। यदि तिब्बत सरकार तैयार हो तथा कुछ सहायक भेजे जाएं तो प्रतिनिधिमंडल के साथ वह बीजिंग जाकर चीनियों से खुद भी वार्ता को तैयार था। मैंने लासा संपर्क कर लुखांगवा और ताशी की राय मांगी। उन्होंने कहा कि बातचीत लासा ही में होनी चाहिए थी, मगर चीन की हालात बहुत खराब हैं, अतः बीजिंग ही जाना पड़ेगा।
चूंकि नगाबो तैयार ही था और मुझे मालूम था कि वो बहुत अच्छा प्रशासक है, इसलिए मैंने उसे भेजने का निश्चय किया। साथ ही मैंने 2 अधिकारी लासा से व 2 अधिकारी द्रोमो से उसके साथ भेजे। मुझे उम्मीद थी कि वह चीनी नेताओं से स्पष्ट कर देगा कि तिब्बत को मुक्ति नहीं चाहिए। वह तो बस अपने इस बड़े पड़ोसी से शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इसी बीच वसंत ऋतु आए और कुदरत पर भी जवानी आ गई। पहाड़ियाँ फूलों से लहलहा उठीं। घास का रंग निखर आया और हवा में जास्मीन समेत कई फूलों की खुशबू तैरने लगी। मठ के कमरे से मैं नदी की तरफ उन किंसानों को देखता जो भेड़ी याक व जोमो चराने आते। नदी के किनारे आकर पिकनिक मनाने वाले आग जलाकर कुछ न कुछ पकाते रहते और मैं ईर्ष्या से ताकता रहता। इन सब बातों को देख देख एक दिन मैंने भी लिंग रिम्पोछे से थोड़ी छुट्टी पा ली। उनका मन भी शायद मेरी ही तरह हो गया होगा, सो उन्होंने एक दिन की छुट्टी कर दी। मैं इधर उधर घूमता फिरा। वो वक्त भुलाए नहीं भूलता। एक यात्रा बोन मठ की भी की मैंने। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि आगे आने वाला वक्त मुझे डराए रखता। बीजिंग से नगाबो की सूचना आने ही वाली थी। मैं आधे मन से बुरी खबर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो खबर आई मैं उसके सदमे के लिए तैयार नहीं था। मठ में मेरे पास 6 वोल्ट बैटरी से चलने वाला बुश रेडियो था। मैं हर शाम बीजिंग के तिब्बती भाषाई प्रसारण सुनता। कभी कभार एकाध कर्मचारी और आ जाता, लेकिन अक्सर मैं अकेला ही होता था। अधिकतर प्रसारणों में गौरवमयी मातृभूमि का प्रचार होता और मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ता। लगातार औद्योगिक प्रगति और सभी चीनी नागरिकों की समानता की बातें होती रहीं। भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का ये सही संयोजन नजर आता। एक शाम में अकेला बैठा रेडियो सुन रहा था। आज बड़ा अलग ही किस्म का प्रोग्राम आया। एक तीखी कड़कती आवाज उद्घोषणा कर रही थी कि आज चीन के पीपुल्स रिपब्लिक तथा तिब्बत की स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के लिए 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बाहर भागकर हरेक को बुलाना चाहता था, मगर जड़ होकर रहा गया। उद्घोषक बता रहा था कि कैसे पिछले 100 या ज्यादा वर्षों से आक्रामक साम्राज्यवादी सेनाएं तिब्बत में घुसी हुई हैं तथा सभी प्रकार के छल व भड़कावे में लिप्त हैं। इसमें आगे कहा गया कि इन परिस्थितियों में तिब्बती राष्ट्रीयता व जनता दास्ता व कष्टों की गर्त में धंसी है। मैं इन झूठ व लच्छेदार बातों को सुन सुनकर बीमार महसूस कर रहा था। लेकिन अभी बस कहाँ। समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुसार तिब्बती जनता एकजुट होगी तथा साम्राज्यवादी आक्रामक ताकतों को तिब्बत से खदेड़ देगी। तिब्बती जनता मातृभूमि में यानी चीन के पीपुल्स रिपब्लिक में फिर से शामिल हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया कि इस सब का अर्थ क्या है। तिब्बती भूमि पर अंतिम विदेशी सेना थी मांचू सेना। जहां तक मुझे आभास था, अब तो पता भी है कि उस समय तिब्बत में सिर्फ मुट्ठी भर यूरोपियन ही थे। तिब्बत के मातृभूमि में लौटने का विचार एक बेशर्म खोज थी। तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। बता ही चुका हूँ कि असल में तिब्बत का चीन के बड़े हिस्सों पर प्राचीन दावा है और फिर हमारी जनता धर्म व वंश से भिन्न जाती है। न हम चीनियों जैसी भाषा बोलते हैं और न हमारी वैसी लिपि है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने भी बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 1912 में चीनियों के निकाले जाने पर तिब्बत की स्थिति को वास्तव में आज़ादी ही कहा जाएगा। कहा जा सकता है कि 1911-12 की घटनाएं तिब्बत के पूर्ण प्रभुसत्ता राज्य के रूप में पुनः उद्गम की निशानी है। तिब्बत वास्तव में आज़ाद रहा है तथा कानूनन चीनी नियंत्रण से मुक्त। ज्यादा गुस्से की बात तो ये थी कि नगाबों को मैंने सिर्फ वार्ता करने का हक दिया था, मगर मेरी तरफ से हस्ताक्षर करने का उसे अधिकार नहीं दिया गया था। वह हस्ताक्षर कर नहीं पाए, इसलिए तो मैंने अपनी मोहर द्रोमों में रख ली थी। अतः उसके साथ जबरदस्ती हुई होगी। लेकिन मुझे कई महीने बाद पूरी कहानी का पता लगा। इस बीच हमें रेडियो प्रसारणों पर निर्भर करना पड़ा, जिन्हें कई बार दोहराया जाता था। इसमें बहुत से आत्मस्वागती प्रवचन होते, साम्यवादी की खुशियों के बारे में, चेयरमैन माओ के गौरव के बारे में, चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के आश्चर्यों के बारे में और उन
सभी अच्छी बातों के बारे में जो तिब्बती पा सकते थे, क्योंकि अब हमारी मंजिलें एक हो गई थीं। बड़ी बेवकूफाना बातें थीं। 17 सूत्री समझौते का विवरण सनसना देने वाला था। अनुच्छेद 2 कहता है कि तिब्बत की स्थानीय सरकार PLA को तिब्बत में दाखिल होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को संगठित करने में सक्रिय सहयोग देगी। इसका मतलब जो मुझे समझ आया वो ये था कि हमारी सेनाओं को एकदम आत्मसमर्पण करना है। अनुच्छेद 8 इसी विचार को जारी रखे था कि तिब्बती सेना को चीनी सेना में मिला लिया जाएगा, मानो यह संभव हो। अनुच्छेद 14 में पता लगा कि अब के बाद अपने विदेशी मामलों के संचालन से तिब्बत वंचित हो जाएगा। इन्हीं जैसे कुछ अन्य अनुच्छेद यह विश्वास दिलाते थे कि तिब्बत को धार्मिक आज़ादी रहेगी तथा मेरी स्थिति व वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन इन सब में एक बात बड़ी साफ थी कि अब के बाद बर्फ की धरती तिब्बत चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के प्रति जवाबदेह होगी। जब हमारी स्थिति में यह नागवार सच्चाई बैठने लगी तो कई लोगों ने, खासतौर से कलकत्ता से ताख्तसेर रिम्पांछे ने लंबे पत्र लिखकर मुझे तुरंत भारत आने को कहा। उन्होंने कहा कि अब एकमात्र उम्मीद यही है कि चीनियों से लड़ने के लिए हम नए मित्र ढूंढें और उनकी सहायता लें। जब मैंने उन्हें याद दिलाया कि भारत, नेपाल, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका गए हमारे मिशन लौटा दिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जब इन देशों को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही सहायता देंगे। उन्होंने इंगित किया कि अमेरिका साम्यवादी विस्तारवाद के खिलाफ है तथा वह इसी बात के लिए कोरिया में एक युद्ध लड़ रहा है। उनकी बहस का तर्क तो समझ आ गया, मगर मैं महसूस कर रहा था कि अमेरिका एक मोर्चे पर पहले ही युद्धरत है, तो इसकी संभावना कम ही है कि वह एक मोर्चा और खोल ले। कई दिनों बाद बीजिंग वाले प्रतिनिधिमंडल का लंबा टेलीग्राम आया। जितना हम रेडियो पर सुन चुके थे, इसमें उससे ज्यादा कुछ न था। स्पष्ट था कि नगाबों को सच्चाई बताने से रोका जा रहा था। पिछले दिनों प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों ने अपने संस्मरणों में प्रकट किया है कि उन्हें कैसे दबाव डालकर समझौते के लिए मजबूर किया गया और तिब्बती शासन की जाली मोहर प्रयोग की गई। लेकिन नगाबों के तार से मैं अनुमान भर ही लगा सका कि क्या हुआ होगा। लेकिन उसने कहा कि तिब्बत का नया गवर्नर जनरल चियांग चिनबू भारत होकर द्रोमो आ रहा है। वह शीघ्र ही पहुंचेगा। इंतजार के अलावा हो ही क्या सकता था। इसी बीच मेरे पास 3 प्रमुख मठीय विश्वविद्यालयों गंदेन, सेरा तथा द्रेपुंद के मठाधीश आए। 17 सूत्री समझौते के बारे में बताए जाने पर उन्होंने मुझसे यथाशीघ्र लासा लौटने की प्रार्थना की। उनके साथ ही संदेश भेजकर लुखांगवा तथा ताशी ने भी समर्थन किया था। कुछ दिन बाद एक बार फिर ताख्तसेर रिम्पोछे की खबर आई कि उन्होंने कलकत्ता में अमेरिकी वाणिज्य दूत से मुलाकात करके अमेरिका यात्रा की अनुमति ले ली है। उन्होंने दोबारा कहा कि मैं भारत आऊं क्योंकि अमेरिकी तिब्बत से संपर्क करने को उत्सुक हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं यदि निर्वासन में जाना चाहूं तो दोनों सरकारों के बीच सहायता की बातचीत हो सकती है। मेरे भाई ने खत ये लिखकर खत्म किया था कि द्रोमो जाने वाला चीनी प्रतिनिधिमंडल कलकत्ता पहुंच चुका है और मुझे भारत जरूर आना चाहिए। यह भाव ये था कि यदि मैंने जल्दी न की तो बहुत देर हो जाएगी। उन्हीं दिनों कुछ इसी तरह का खत हाइनरिश हेरा से मिला, जो मेरे से थोड़ा पहले लासा छोड़कर अब कालिम्पोंग में रह रहा था। उसने दृढ़ता से कहा था कि मुझे भारत में निर्वासन पाना चाहिए और इसका समर्थन मेरे कुछ कर्मचारियों ने किया था। लेकिन लिंग रिम्पोछे भी इतने ही अड़े हुए थे कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ी उलझन में पड़ा था। भाई का खत देखूं तो उम्मीद थी कि शायद किसी तरह विदेशी सहायता मिल जाए, मगर इसका अर्थ मेरी जनता के लिए क्या होगा? क्या मैं चीनियों से मिले बिना ही चला जाऊं? यदि गया तो क्या ये नए मित्र हर दुख सुख में साथ देंगे? सवाल उठ रहे थे। 2 एक तो ये कि अमेरिका या अन्य किसी से संधि का सीधा अर्थ होगा युद्ध, और युद्ध का अर्थ रक्तपात। दूसरी बात, अमेरिका बेशक शक्तिशाली देश है मगर है तो हजारों मील दूर। दूसरी तरफ चीन पड़ोसी था और भौतिक रूप से अमेरिका से बेशक कमजोर हो मगर सैन्य संख्या तो ज्यादा है। अतः युद्ध द्वारा झगड़ा सुलझाने में कई साल लग सकते हैं। और फिर अमेरिका में प्रजातंत्र था तथा मुझे यकीन नहीं होता था कि वे लोग असीमित हताहतों को सह पाएंगे।
उस वक्त की कल्पना करना बड़ा आसान था जब हम तिब्बतियों को पुनः इसी हालत में आना होगा। नतीजा वही होता कि चलेगी आखिर में चीन की ही, और इस बीच बिना किसी उद्देश्य के असंख्य तिब्बती अमेरिकी व चीनी मारे जाएंगे। अतः अब तो यही रास्ता था कि रुककर चीनी जनरल का ही इंतजार करूं, आखिर वह भी तो आदमी ही होगा ना। चीनी प्रतिनिधिमंडल 16 जुलाई 1951 को द्रोमो आ पहुंचा। उसकी पहुंच का संदेश लेकर एक संदेशवाहक भागा आया। समाचार सुनकर मुझे बहुत उत्तेजना भी हुई और खौफ भी। वे लोग देखने में कैसे होंगे? मेरा आधा मन कहता था कि जरूर उन सभी के सिर पर सींग होंगे। बालकनी पर से दूरबीन लगाकर मैं घाटी में शहर की तरफ देखने लगा। याद पड़ता है कि बरसात के दिन थे मगर मौसम साफ था और धूप में भाप के बगुले हवा में उठ रहे थे। अचानक हलचल दिखाई दी। कर्मचारियों का एक समूह मठ की तरफ आ रहा था। उनमें 3 आदमी हल्के बादामी भूरे सूट पहने थे। वे उन तिब्बतियों के समक्ष बड़े महत्वहीन दिख रहे थे जो उच्च पद वाले लाल और सुनहरी रेशम के वस्त्र पहने थे। हमारी मुलाकात बड़ी सर्द सी रही। जनरल चियांग चिन वू ने शुरुआत करते हुए पूछा था कि क्या मैंने 17 सूत्री समझौते के बारे में सुना है। बड़े चुप्पेपन से मैंने कहा, सुना है। उसने इसकी प्रति व 2 अन्य दस्तावेज मुझे दिए। उसके हाथ में मैंने सोने की रोलेक्स घड़ी देखी। इन 2 पूरक दस्तावेजों में से एक तिब्बती सेना के बारे था। दूसरे दस्तावेज में यह समझाया गया था कि यदि मैं निर्वासन में गया तो क्या होगा। इसमें मेरे समझने को ये सुझाव था कि चीनी सच्ची दोस्ती के लिए आए हैं। इसके बाद तो मुझे देश लौटने की इच्छा होनी चाहिए। यदि लौटूं तो मेरा खुली बाहों से स्वागत किया जाएगा, इसलिए छोड़कर जाने में कोई तुक नहीं थी। फिर जनरल पूछने लगा कि मैं लासा कब लौटूंगा। मैंने यूं ही कह दिया, शीघ्र ही, और अकेलेपन का दिखावा करना जारी रखा। उसके प्रश्न से स्पष्ट था कि वह मेरे साथ ही लासा जाना चाहता था ताकि हम इकट्ठे शहर में दाखिल हों। अंत में मेरे कर्मचारियों ने किसी तरह उसे 1 या 2 दिन बाद आने का जुगाड़ कर लिया। उसका पहला प्रभाव मेरे संदेह के अनुकूल ही रहा। जो शक व बेचैनी पहले थी उसके बावजूद मुलाकात के दौरान साफ हो गया कि बेशक इसे दुश्मन माना जाए मगर है यह मेरे जैसा ही इंसान। इस बात का मुझ पर काफी देर तक प्रभाव रहा। यह एक और महत्वपूर्ण सबक था। जनरल चियांग से मिलकर अब लासा लौटना खुशी भरा लग रहा था। मेरी और हमारे कर्मचारियों की वापसी की तैयारी होने लगी। हम महीने के अंत में चले। इस बार गोपनीयता की जरूरत न थी और मैं बड़े भव्य ढंग से रवाना हुआ। रास्ते में लगभग हर गांव में रुककर मैं लोगों से बातें और प्रवचन करता आया। इससे लोगों को ये बताने का अवसर मिला कि तिब्बत में क्या हो रहा था, कैसे विदेशी सेना आ घुसी है, और यह भी कि चीनी किस तरह दोस्ती का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही चुनिंदा धार्मिक ग्रंथों से थोड़ा बहुत अवसर के अनुकूल बोलता भी गया। आज तक मैं यही सूत्र इस्तेमाल करता हूँ। मेरा विश्वास है कि हम बेशक किसी भी स्थिति में हों, धर्म के पास काफी कुछ है हमें समझाने को। पहले से अब इसमें मैं कहीं ज्यादा अच्छा हूँ। उन दिनों आत्मविश्वास की कमी थी जो बोलते बोलते दूर होती गई। हर शिक्षक की तरह मैंने भी देखा कि सीखना हो तो सिखाने से अच्छा कुछ नहीं है। मुझे खुशी थी कि इस यात्रा में करने को मेरे पास काफी कुछ था। अन्यथा मुझे उदास होना पड़ता क्योंकि सारा परिवार विदेश में था सिवा मेरे पिता के जो मेरी 12 वर्ष की उम्र में गुजर गए थे। सिर्फ लोबसंग सामतेन अब मेरे साथ थे। इसके अलावा परिवार से बाहर के ताथाग रिम्पोछे थे। वे द्रोमो में मुझे कुछ जरूरी शिक्षाएं देने आए थे और लासा के बाहर बने अपने मठ को हमारे साथ ही लौट रहे थे। मैंने उन्हें पिछली सर्दियों में देखा था। अब एक बार फिर उससे ज्यादा वृद्ध तथा 70 साल के हो चुके थे। उनके साथ एक बार फिर रहकर मैं बहुत खुश था क्योंकि वह न केवल बहुत दयालु थे बल्कि बहुत आध्यात्मिक भी थे। वे निस्संदेह मेरे अति महत्वपूर्ण गुरु थे। उन्होंने मुझे बहुत सी महत्वपूर्ण तथा गुप्त शिक्षाएं दी जो उन्हें अपने समय के अति प्रतिभावान शिक्षकों से मिली थीं। द्रोमो से हम धीरे धीरे ज्ञानसे की तरफ चले जहां पहले की तरह फिर भारतीय घुड़सवार दस्ता मुझे सलामी देने आया। लेकिन इस बार मैं भागम भाग में रहने के बजाय वहां कुछ दिन रहा। तब हम अति महत्वपूर्ण बोधिसत्व दोरजी फागमो के मठ सामदिंग मठ के लिए चले।
ये तिब्बत के अति सुंदर मठों में से एक है। रास्ते में इलाका देखने लायक कम था। सुंदर नीली झीलें, हरे चरागाहों में भेड़ें। भला हो गर्मियों की धूप का कि इतना सुंदर नज़ारा देख पाया। यदाकदा हिरन और मृगों के झुंड दिख जाते, जो उन दिनों तिब्बत में खूब होते थे। वे मुझे बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि वे घबराहट से हमें आते देखते रहते और फिर एकदम लंबी तिरछी टांगों पर भाग खड़े होते। मुझे इस बार घुड़सवारी का आनंद आ रहा था, वरना मैं आमतौर पर घोड़ों से डरता हूँ। मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है कि घोड़ों और टिड्डों के सिवा मैं अन्य सभी पशुओं के साथ निर्वाह कर ही लेता हूँ। मैं मकड़ी और बिच्छू को बिना हिचक उठा लेता हूँ तथा सांप की भी ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन घोड़ों का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। लेकिन जाने क्यों घोड़ों और टिड्डों को देख खून जम जाता है। तो भी घुड़सवारी में मजा आ रहा था और सोच रहा था कि यह यात्रा चलती ही रहे। असल में यह एक खच्चर था जो कभी रेलिंग रिम्पोछे के पास था। इसकी गति व शक्ति बहुत अच्छी थी और यह मुझसे हिलमिल गया था। लेकिन साइस को मेरा ये चुनाव पसंद न था। वो नहीं चाहता था कि दलाई लामा इस छोटे से घटिया जानवर पर बैठें। सामदिंग मठ नारगार से शहर से ज्यादा दूर न था, जो अति भव्य यामद्रोक झील के बिल्कुल पास स्थित है। मैंने इससे सुंदर पानी का नजारा कहीं नहीं देखा। चूंकि इस झील से पानी का लगातार आवागमन नहीं है, इसलिए इसका पानी बड़ा प्यारा नीला है, जो चेतना को झंझना देता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों मैंने सुना कि चीनी इसका पानी पनबिजली घर के लिए निकालने जा रहे हैं। ये सोचने का साहस मैं नहीं कर पाता कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे। उन दिनों सामदिंग समृद्ध समुदाय था। मजे की बात ये कि परंपरानुसार एक औरत इसकी मुखिया होती थी। इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि तिब्बत में कोई विशेष लिंग भेद न था। उदाहरण के लिए जब मैं बच्चा था तो लासा के निकट एक कुटी में महिला आध्यात्मिक शिक्षक होती थी जो तिब्बत भर में प्रसिद्ध थी। यद्यपि वह तुल्कू नहीं थी तो भी आज तक उसका सम्मान होता है। भिक्षुणियों के मठ भी होते थे, मगर सिर्फ यही एक ऐसा मठ था जिसकी मठाधीश एक भिक्षुणी थी। दोरजी फागमों का नाम वज्रव्राही से पड़ा है। किंवदंती यह है कि वज्रव्राही का धड़ औरत का तथा सिर सुअर का होता है। कथा के मुताबिक 18वीं सदी में कुछ मंगोलियाई हमलावर नानागात से आए तथा उनके मुखिया ने मांग की कि मठ की महंत उसके सामने पेश की जाए। उसे विनम्र नकारात्मक जवाब भेज दिया गया। गुस्से में भरकर वह मठ की तरफ चला। योद्धाओं के साथ वह अंदर घुस गया। भीतर उसने देखा कि हॉल भिक्षुओं से भरा है तथा गद्दी पर एक बड़ा जंगली सुअर बैठा है। मेरी यात्रा के वक्त सामदिंग मठ की मुखिया मेरी हमउम्र एक युवा लड़की थी। मेरे पहुंचने पर वह सम्मान प्रकट करने आई। मुझे याद है कि वह लंबी चोटियों वाली बहुत शर्मीली युवा लड़की थी। अंततः वह पलायन कर भारत चली गई, मगर न जाने क्यों वह अचानक लासा लौट गई, जहां कई वर्षों तक हमारे नए स्वामी उसका शोषण करते रहे। मठ व इसके उपभवन 50 के दशक के अंत में अन्य मठों की तरह ढहा दिए गए और इसकी प्राचीन प्रथा खत्म हो चुकी है। लासा की यात्रा पर चलने से पहले 2 या 3 दिन में सामदिंग मठ में ठहरा। नोरबुलिंका लौटने से पहले मैं नगर द्वार से कुछ घंटों की यात्रा पर दूर ताथाग रिम्पोछे के साथ उसके मठ तक गया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपना कमरा मेरे लिए खाली कर दिया और मुख्य भवन के पीछे घास के मैदानों में ले गए, जहां शास्त्रार्थ होता रहता था। अगले कुछ दिन हम औपचारिक रूप से कई बार मिले। विदा होते वक्त उनसे बिछुड़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनकी हार्दिक प्रशंसा तथा सम्मान करता हूँ। इस बात से मुझे थोड़ी उदासी होती है कि राज्य प्रतिनिधित्व पद के दौरान उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। मैं अब भी सोचता हूँ कि वो राजनीति में आने के बजाय लामा ही रहते तो बेहतर होता। आखिर उन्हें सरकार का कोई ज्ञान न था और न प्रशासन का अनुभव। जिस चीज में उन्हें प्रशिक्षण न मिला हो उस क्षेत्र में उनसे उम्मीद करना ठीक भी नहीं। लेकिन ये तो तिब्बत था। चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उनकी प्रतिष्ठा थी, इसलिए स्वाभाविक ही था कि देश का सर्वोच्च दूसरा पद उन्हें दिया जाए। यह आखिरी अवसर था जब मैं उनसे मिला। अंतिम मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके द्वारा बचपन में मुझ पर लगाए गए प्रतिबंधों का बुरा न मानूं। एक वृद्ध और सम्मानित शिक्षक से ये सुनकर मैं द्रवित हो गया। खैर,
उनकी बात मैं पूरी तरह समझ रहा था। लगभग 9 महीने की गैर हाजिरी के बाद मैं अगस्त के मध्य में लासा लौटा। मेरा भारी स्वागत हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सारी जनता ही मुझसे मिलने तथा मेरी वापसी पर खुशी प्रकट करने आ गई हो। घर पहुंचकर खुशी भी हो रही थी और दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था। मैं जानता था कि पिछली सर्दियों के बाद बहुत कुछ बदल चुका है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। यही भावना मेरी जनता की भी थी, क्योंकि आनंद से भरपूर होने के बावजूद उनके उत्साह में थोड़ा उन्माद भी था। जितना समय मैं बाहर रहा, आमदो-वक़्त में तिब्बतियों पर अत्याचारों की खबरें राजधानी पहुंचने लगी थीं। अतः भविष्य का भय होना स्वाभाविक ही था। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि अब मैं आ गया हूं तो सब ठीक हो जाएगा। ये जानकर भी बड़ी उदासी हुई कि मेरा प्रिय सफाई कर्मचारी नूरबू थोंडुप साल के शुरू में दिवंगत हो गया था। वह मेरा बहुत ही अच्छा साथी रहा था। मेरे बचपन से वह एक समर्पित दोस्त रहा जिसका सानिध्य मुझे निरंतर आनंदित करता था। जब मैं छोटा था तो वह मुखौटे लगाकर मुझे डरा देता और बड़ा होने पर मुश्किल खेलों में साथ देता रहा। हम झूठ-मूठ की लड़ाई में मुक्केबाजी पर उतर आते थे और मुझे याद है कि मैं उसके प्रति कभी-कभार इतना बुरा हो जाता कि खेल की लड़ाई में जब वो मुझे बाहों में जकड़ने की कोशिश करता तो मैं अपनी तलवार से उसका लहू तक निकाल देता। लेकिन वह मजाक से ही बदला ले लेता और कभी मजाक करने से बाज न आता। अब मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता था, हाँ उसके एक बेटे और एक बेटी की जरूर कुछ मदद कर सकता था। बौद्ध होने के नाते मैं जानता था कि शोक मनाने का ज्यादा फायदा न था। फिर भी महसूस हो रहा था कि नूरबू थोंडुप की मौत से मेरा बचपन भी खत्म हो गया था। इसे वापस नहीं लौटाया जा सकता था। कुछ ही दिन में मुझे चीनी प्रतिनिधिमंडल से दोबारा मिलना था। अब अपनी जनता के लिए जो कर सकता था, चाहे थोड़ा बहुत क्यों ना हो, ये सोचकर करना ही था कि धर्म का शांति से अनुसरण करना जिंदगी में बड़ा जरूरी है। और मैं अभी सिर्फ 16 साल का था। मैं प्रथानुसार जनरल चियांग चिन्वू से मेरे अंगरक्षक के मुख्यालय में मिला। इस बात से जनरल का पारा चढ़ गया तथा उसने पूछा कि मैं औपचारिक बैठक स्थल के बजाय यहाँ क्यों भेंट कर रहा हूँ। उसने जोर देकर कहा कि वो विदेशी नहीं है और न ही वह चाहता है कि उससे अजनबियों की तरह मिला जाए। ये तथ्य शायद वह भूल गया था कि वो तिब्बती नहीं बोल सकता था। जब वो मेज पर मुक्के मारकर दहाड़ रहा था तो एक बार तो मैं उसकी बाहर निकली आंखें तथा सिंदूरी गाल देखकर धक रह गया था। मुझे बाद में पता लगा कि जनरल अफसर इसी तरह गुस्सा झाड़ता रहता है। मैंने खुद को समझाने का प्रयास किया कि ऐसे व्यक्ति का दिल बहुत अच्छा होना चाहिए और असल में वह था भी भीतर से नर्म और बेलाग। जहाँ तक गुस्सा दिखाने की बात है, मुझे शीघ्र ही पता चल गया कि चीनी इस तरह ताव खाते ही रहते हैं। मेरे ख्याल में यही कारण होता है कि कुछ लोग उनसे प्यार से पेश आते हैं, विशेषकर यूरोपियन तथा अमेरिकी जो अपनी भावनाओं पर लगाम रख सकते हैं। सौभाग्य से अपनी धार्मिक दीक्षा के कारण मैं उसके व्यवहार को समझ सका। मुझे लग रहा था कि एक तरह से अपना गुस्सा इस तरह निकाल देना ठीक भी है। हर वक्त भी गुस्सा दिखाना ठीक नहीं, मगर गुस्से को छुपाकर शरीफ बने रहने के बजाय यही ज्यादा ठीक रहता है। शुरू से मेरा चियांग से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता था। चीनी आधिपत्य के एक आध साल तक तो मैं उससे शायद महीने में एक बार मिलता था। लुखांगवा, ताशी तथा काशाग को ही उससे ज्यादा काम पड़ता था और वे शीघ्र ही उसे नापसंद करने लगे थे। वे मुझे बताते कि वो बहुत घमंडी है तथा उसे जिंदगी के हमारे भिन्न दृष्टिकोण से कोई सहानुभूति नहीं है। हम जब कभी मिलते, मैं स्वयं देखता था कि वो तथा उसके देशवासी किस तरह हर कदम पर हम तिब्बतियों को चिढ़ाते रहते। द्रोमो से लासा लौटने पर पहले 5 या 6 हफ्ते की वो अवधि अब मुझे खुशियों भरी लगती है। ये खुशी उस वक्त 26 अक्टूबर 1951 को काफूर हुई जब चीन की 18वीं रूट आर्मी के 3000 सैनिक लासा में आ घुसे। ये सैनिक उस डिवीजन के थे जिसने पिछले वर्ष चामदो में हमारी सेनाओं को हराया था। उनके साथ जनरल तान कुवानसेन तथा चियांग कुओहा आए, और जब ये जनरल मिलने आए तो इनके साथ राष्ट्रीय परिधान व फर का हैट पहने एक तिब्बती भी था। ज्यों ही ये कमरे में घुसे इस व्यक्ति ने 3 बार दंडवत किया।
मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि वह चीनी प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था। पता लगा कि वह दुभाषिया है और साम्यवादियों का निष्ठावान समर्थक। बाद में जब मैंने उससे पूछा कि वह अपने साथियों जैसे माओ सूट क्यों नहीं पहनता तो उसने बड़े मजे से जवाब दिया कि मुझे ये सोचने में भूल नहीं करनी चाहिए कि क्रांति वस्त्राओं की क्रांति नहीं बल्कि विचारों की है। लगभग इन्हीं दिनों ही मेरा भाई ग्यालो थोंडो प्लासा लौटा। वह ज्यादा समय तो नहीं ठहरा मगर जितना वक्त वह रुका इतने में इन चीनी नेताओं से कई बार मिला। तब उसने दक्षिण जाने की मंशा बताई जहां उन्हें मेरे अभिषेक के समय सरकार ने जागीर दी थी। लेकिन जागीर का तो बहाना ही था। बाद में पता लगा कि वो उन दिनों के नेफा में भारत का उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र जो कि अब असम है, खिसक गया है। वो विदेशी सहायता लेने का जुगाड़ कर रहा था मगर मुझे इसलिए नहीं बता रहा था कि मेरी उम्र छोटी होने के कारण मैं किसी पल उसका राज न खोल बैठूं। कुछ ही समय बाद चीनी सेना की एक और बड़ी टुकड़ी लासा आ पहुंची। मुझे उनका आगमन खूब याद है। ऊंचाई के कारण तिब्बत में आवाज काफी दूर तक जाती है जिसकी वजह से उनके दिखाई देने से काफी पहले उनके फौजी ड्रम की थाप मेरे पोताला के कमरे में पहुंचने लगी थी। मैं दूरबीन लेकर छत पर भागा और वहां से मैंने धूल उड़ाती आती सर्पाकार पक्तियां देखीं। जब वे शहर की दीवार के पास पहुंचे तो चेयरमैन माओ तथा उसके डिप्टी चूते के चित्रयुक्त लाल बैनरों तथा पोस्टरों की बाढ़ आ गई। उनके पीछे दुंदुभी तथा तुरही बजाने वाले सब बड़ा शानदार था और शानदार ही थे सैनिक जो वाकई पिशाचों जैसे लग रहे थे। उनके लाल झंडों से पैदा होने वाली तकलीफ से उबरने में मुझे कुछ समय लगा। आखिरकार लाल रंग तो प्रकृति से ही खतरे की निशानी है। बाद में क्या देखता हूँ कि सैनिक दरअसल बड़ी बुरी हालत में थे। उनकी वर्दियां फट रही थीं और लग रहा था कि उन्हें भोजन की पूरी खुराक नहीं मिलती थी। एक तो ये बात, ऊपर से तिब्बती मैदानों की धूल उनके चेहरों पर पुती होने से वे डरावने दिख रहे थे। 1951-52 की सर्दी भर मैंने अपना अध्ययन पहले की तरह जारी रखा मगर इस बार ज्यादा मेहनत से। इसी दौरान मैंने लामरम साधनाएं शुरू की। ये एक ग्रंथ से जुड़ी हैं जो मानसिक प्रशिक्षण द्वारा क्रमिक अवस्थाओं में ज्ञान का रास्ता दिखाती है। मैंने 8 साल की उम्र से ही मठीय अध्ययन के साथ साथ इस तरह की तांत्रिक शिक्षाएं लेनी शुरू कर दी थीं। इनमें ग्रंथों का अध्ययन तो है ही, सीखने वालों को जुबानी गुप्त शिक्षा भी दी जाती है। वक्त गुजरता गया, मैंने स्वयं आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करना शुरू कर दिया। इस बार वापसी के दौरान मुझे ताथाग रिम्पोछे की मृत्यु का समाचार मिला। मैं उनके दाह संस्कार में बहुत चाहकर भी शामिल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। उसी शीत में मेरा दूसरा काम ये था कि मेरे प्रधानमंत्री तथा काशाग का हौसला बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकूं करूं। मैंने उन्हें अस्थायित्व की बौद्ध विचारधारा का ध्यान कराते हुए इशारा किया कि वर्तमान हालात भले ही हमारी उम्र भर रहे मगर ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। लेकिन मन में घटनाओं को लेकर बेचैनी थी। अब एकमात्र खुशखबरी बस यही थी कि पंचेन लामा शीघ्र ही लासा आने वाले थे। इसी बीच 20,000 सैनिकों का अंतिम जत्था आ चुकने के बाद भोजन की किल्लत हो गई। कुछ ही हफ्तों में लासा की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई थी और हमारे सीमित संसाधन चुकने की कगार पर थे। शुरू में चीनियों ने 17 सूत्री समझौते की इस शर्त को थोड़ा बहुत बनाए रखा कि सेना को सभी खरीद व विक्रय में जायज रहना चाहिए तथा जनता से वह जबरदस्ती सुई या धागा तक नहीं लेगी। जो अनाज सरकार देती उसकी वे कीमत चुकाते और अपने अफसरों के आवास का किराया मकान मालिकों को देते रहे। लेकिन शीघ्र ही यह व्यवस्था टूट गई। पैसा देना बंद करके चीनी भोजन तथा आवास अधिकार से मांगने लगे। जल्दी ही एक संकट पैदा हो गया। जनता को ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि रात भर में अनाज की कीमत दोगुनी कैसे हो सकती है। क्रोध भड़क गया और इन हमलावरों के प्रति सुप्त नफरत अब अंगड़ाई लेने लगी। जहां कहीं वे चीनी सैनिकों को देखते वे ताली बजाते या थूक देते। बच्चों ने उन पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और भिक्षु तक भी अपने खुले चोगों को लपेटकर कोड़ा बना लेते और नजदीक फटकने वाले चीनी सैनिकों पर जड़ देते।
साथ ही जनरल चियांग चिनवू की सोने की घड़ी का मजाक उड़ाने वाले अश्लील गीत गाए जाने लगे। और जब पता चला कि कई अफसर वर्दी के नीचे फर का कोट पहनते हैं तो तिब्बती लोगों द्वारा अवमानना की सीमा ही न रही। शायद इसी बात से चीनी बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर क्या कह रहे हैं ये पता न चलता था। इससे उनका दर आहत होता। ये तो मुंह छिपाने वाली सी बात हुई, और चीनियों के लिए इससे बुरा क्या हो सकता था। जनरल चियांग के साथ बड़ी मजेदार घटना हुई। एक दिन वो मुझसे मिला और कहने लगा कि मैं गीत या पोस्टरों द्वारा चीनियों की आलोचना पर प्रतिबंध लगावा दूं, क्योंकि ये प्रतिक्रियावादी गतिविधियां हैं। लेकिन चीनियों के विरोध की मनाही के नए कानूनों के बावजूद भी चीनियों की उपस्थिति की निंदा के इश्तिहार गलियों में दिखने शुरू हो गए। यह विरोध आंदोलन काफी लोकप्रिय हो गया। आखिर में जनता की तकलीफों की सूची बनाकर व चीनी सेना हटाने की मांग समेत एक 6 सूत्री ज्ञापन तैयार करके सीधा जनरल चियांग को भेज दिया गया। इससे वह ताव खा गया। उसने कहा कि यह काम साम्राज्यवादियों का है तथा उसने दोनों प्रधानमंत्रियों पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। तनाव बढ़ गया। चीनियों ने ये सोचकर मुझ तक सीधा पहुंचना शुरू कर दिया कि वे लोबसम ताशी तथा लुखांगवा को दरकिनार कर सकते हैं। शुरू में इन दोनों प्रधानमंत्रियों की अनुपस्थिति में मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, मगर एक मौके पर लुखांगवा ने जनरल को कुछ कह दिया तो वह भड़क उठा और वह यूं चला मानो लुखांगवा को मार ही डालेगा। मैं भयाक्रांत हो गया। मैंने बड़ों को इस तरह व्यवहार करते कभी न देखा था। उसके बाद मैं दोनों धड़ों से अलग अलग मिलने को सहमत हो गया। ज्यों-ज्यों चीन से ज्यादा कर्मचारी तथा अफसर आने लगे, मेरे प्रधानमंत्रियों व चीनी नेताओं के बीच तनाव बढ़ता ही गया। 17 सूत्री समझौते के घोषित होने के बावजूद ये लोग तिब्बत को अपने मामले स्वयं देखने देने के बजाय हर कहीं टांग अड़ाते थे। जनरल चियांग ने उनके व काशाग के बीच अंतहीन मुलाकातें इस बात पर कर की कि इन कर्मचारियों, उनके सैनिकों तथा उनके कई हजार ऊँटों तथा अन्य मालवाहक पशुओं की स्थायी रिहाइश क्या हो। लोबसम ताशी तथा लुखांगवा के लिए चीनियों को ये समझाना असंभव था कि ये मांगे न केवल नाजायज़ हैं बल्कि असंभव भी। जब जनरल ने दूसरी बार 2000 टन जौ का राशन मांगा तो उन्हें समझाना पड़ा कि इतनी मात्रा में तो अनाज है ही नहीं। तिब्बती जनता पहले ही किल्लत के दौर से गुजर रही है और सरकार के गोदामों में जो थोड़ा बहुत अन्न है उससे सेना का ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और काम चल सकता है। उन्होंने कहा कि लासा में इतनी ज़्यादा सेना बनाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता। यदि देश की रक्षा ही करनी है तो सीमा पर जाना चाहिए। कर्मचारी लासा में रहें और उनकी रक्षा के लिए एक आध रेजिमेंट रह ले। उन्होंने मुझे बताया कि जनरल ने चुपचाप सुनकर विनम्र जवाब दे दिया, मगर किया कुछ भी नहीं। सेनाएं और कहीं भेजने के सुझाव पर जनरल इन प्रधानमंत्रियों से खार खाने लगा। इनमें बड़ा लोबसांग था जो थोड़ी चीनी भाषा जानता था। इसकी बातों से जनरल चिढ़ने लगा तथा इस भिक्षु पर हर तरह के अकल्पनीय आरोप लगाने लगा। उसने लुखांगवा की प्रशंसा शुरू कर दी क्योंकि उससे अच्छे मेलजोल की उम्मीद थी। लेकिन पता चला कि लुखांगवा चरित्रवान व्यक्ति था तथा जवानी के बावजूद उसने कभी भी जनरल से अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी वह जनरल की अवमानना करता रहता। मुझे किसी ने बताया कि एक मौके पर चियांग ने उससे यूं ही पूछा था कि वो कितनी चाय पीता है। लुखांगवा ने जवाब दिया था, ये तो चाय की गुणवत्ता पर निर्भर है। मैं ये सुनकर हंसा था मगर समझ गया कि दोनों के बीच हालात कितने बुरे हैं। इन नाटक का चरमोत्कर्ष भी शीघ्र ही आ गया जब चियांग ने दोनों प्रधानमंत्रियों, काशाग तथा अपने सभी कर्मचारी के बीच एक बैठक का संयोजन किया। शुरू होने पर उसने घोषणा की कि हम सब तिब्बती सेना को चीनी सेना में लेने पर विचार विमर्श को एकत्र हुए हैं। लुखांगवा से यह सहा न गया। उसने तुरंत कहा कि यह विचार अस्वीकार्य है। चाहे ये 17 सूत्री समझौते की एक शर्त थी तो भी इसकी शर्तें तो चीनियों ने कई बार तोड़ी हैं, अतः ये निरर्थक दस्तावेज है। उसने कहा कि यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि तिब्बती सेना चीनी सेना का साथ देगी। चियांग चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला,
तब तो हम बस यही करेंगे कि तिब्बती झंडे की जगह चीनी झंडा लगा लें। लोखंडवा ने कहा, यदि तुमने लगाया तो यह उतारकर जला दिया जाएगा और इससे तुम्हें असुविधा ही होगी। वो कहता चला गया कि चीनी तिब्बत की राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन भी कर रहे हैं और दोस्ताना संबंधों की उम्मीद भी कर रहे हैं। उसने कहा, तुमने एक आदमी की खोपड़ी तोड़ दी, उसका घाव भरा ही नहीं है और इतनी जल्दी उम्मीद भी कर रहे हो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए। इस पर चियांग बैठक से चला गया। 3 दिन बाद एक बैठक और होनी थी। मैं इन बैठकों में से किसी एक में भी नहीं था, लेकिन मुझे हर घटना की सूचना मिलती रहती थी। ऐसा लग रहा था कि यूं ही चलता रहा तो मुझे भी उलझना ही पड़ेगा। योजना के मुताबिक 3 दिन बाद बैठक हुई। इस बार दूसरे जनरल फैन मिंग ने सभापतित्व किया। उसने कहना शुरू किया कि उसे विश्वास है कि लोखंडवा अपने कहे पर खेद प्रकट करेगा। लोखंडवा ने तुरंत संशोधन किया कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। उसने जो कुछ कहा उसका अब भी वही विचार है और यह उसका कर्तव्य है कि चीनियों को तिब्बती नजरिए की बराबर जानकारी दी जाए। उसने उन्हें ये भी बताया कि सैनिकों की वजह से लोग बहुत तंग हैं। उन्हें ये भी चिंता है कि अभी भी चामडो को केंद्रीय सरकार के प्रशासन में लौटाया नहीं गया और लक्षण ही नहीं दिखते कि चीनी सेना तिब्बत से लौट जाएगी। रही बात तिब्बती सेना पर प्रस्ताव की, इसे मानने से मुसीबत ही आएगी। ये सुनकर फैन मिंग भड़क गया। उसने लोखंडवा पर विदेशी साम्राज्यवादियों के साथ एकजुट होने का आरोप लगाया और कहा कि वह दलाई लामा से उसे पद से हटाने को कहेगा। लोखंडवा ने कहा कि यदि दलाई लामा कहे तो वह न केवल पद छोड़ देगा बल्कि जान भी दे देगा। इसके बाद बैठक अनिर्णय की स्थिति में ही खत्म हो गई। इसके शीघ्र बाद मुझे चीनियों की लिखित रिपोर्ट मिली जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि लोखंडवा एक साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी है जो तिब्बत और चीन के बीच संबंध सुधरने नहीं देना चाहता और मुझे उसे पद से हटा देना चाहिए। मुझे काशाग से भी मौखिक सुझाव मिला कि यदि मैं दोनों प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देने को कहूं तो शायद ठीक रहेगा। इससे मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि दोनों ही अपनी जनता के प्रति बड़े निष्ठावान, दृढ़ विश्वासी, ईमानदार और सच्चे थे। 1 या 2 दिन बाद वे इस्तीफा देने आए तो दोनों की आंखों में आंसू थे। मेरी भी आंखें भर आई, लेकिन जानता था कि ऐसा न करूं तो दोनों की जान खतरे में है। बड़े भारी मन से दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर मैं अपनी चिंता में था कि अब संभव हुआ तो चीनियों से स्वयं व्यवहार द्वारा संबंध सुधारने की कोशिश करूंगा। पहली बार मैंने दादागिरी शब्द का अर्थ जाना था। उन्हीं दिनों पंचेन लामा लासा आ पहुंचे। उनका दुर्योग कि वह चीनियों के नियंत्रण में पले बड़े थे। वे अपने ताशिलुपो मठ में अपना स्थान ग्रहण करने आए थे। जब वह आमदो सूबे से आए तो अपने परिवार और शिक्षकों समेत उसके साथ चीनी अंगरक्षक सैनिकों की बड़ी टुकड़ी भी थी। उनके आने के बाद मैंने पंचेन लामा के साथ लंच के बाद पोताला में आधिकारिक बैठक की। मुझे याद है कि उनके साथ एक बहुत तेज तर्रार चीनी सुरक्षा अधिकारी था। जब भी हम लोग अकेले में बात करते थे तो वह बीच में आ जाता था। मेरे अंगरक्षक उसे तुरंत हटाने के लिए आगे बढ़े, मगर वह सशस्त्र था, इस कारण अशोभनीय स्थिति पैदा होते होते बची। आखिरकार मुझे पंचेन लामा के साथ अकेले में कुछ वक्त मिल ही गया और वह मुझे बहुत ईमानदार और विश्वासपात्र युवक लगा। वह मुझसे 3 वर्ष छोटा था और उसके पास अभी आधिकारिक पद नहीं था। वह मुझे बहुत निर्दोष और खुशदिल लगा। हम काफी घुल मिल गए। उस वक्त हमें क्या पता था कि उसका जीवन कैसा त्रासदी भरा होगा। पंचेन लामा की यात्रा के कुछ बाद ही मुझे तथाग मठ में पुनः निमंत्रित किया गया जहां मैंने 15 घंटे तक चले समारोह में अपने गुरु को समर्पित स्तूप को पवित्र किया। इसके सामने पूरा दंडवत करते समय मैं उदास था। इसके बाद मैं पहाड़ों व आसपास के क्षेत्र के भ्रमण पर निकल गया ताकि इस अरुचिकर स्थिति से कुछ मुक्ति मिले। इस यात्रा का एक विशेष पहलू ये रहा कि मैंने दाह संस्कार के बाद बची हुई ताथाग रिम्पोछे का कपाल देखा। इस पर उनके संरक्षक आराध्य का चिन्ह बना हुआ था। दरअसल उच्च लामाओं में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं आम हैं। दाह संस्कार में हड्डियां इस तरह पिघलती हैं कि कई बार विशेष प्रतीक के चित्र बन जाते हैं। कुछ अन्य मामलों में, जैसा कि मेरे पूर्वाधिकारी के मामले में हुआ, ऐसे निशान स्वयं शरीर पर भी देखे जा सकते हैं।
1952 में बसंत की शुरुआत में लुखांगवा व ताशी के जबरन इस्तीफे के बाद चीनी अधिकारियों के साथ असुविधाजनक विराम संधि बनी रही। इस अवसर का प्रयोग करके मैंने सुधार कमेटी की स्थापना की, जो 1 वर्ष पहले द्रोमो यात्रा के वक्त से दिमाग में थी। मेरी एक और मुख्य महत्वाकांक्षा थी स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करना। जैसा कि मैं रेलिंग रिम्पोंछे के मामले में बता चुका हूँ, सरकार के अन्याय का शिकार होने वालों की मैं चाहकर भी सहायता नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं अवयस्क था। उदाहरण के लिए मुझे प्रशासन में काम कर रहे एक व्यक्ति का मामला ध्यान आता है, जिसके पास थान का बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सोने की धूल का भंडार पाया गया था। मैंने दूरबीन से देखा था कि उसके हाथ बांधकर खच्चर पर उल्टा बिठाकर शहर से निकाल दिया गया था। उन दिनों ऐसे अपराधों की यही पारंपरिक सजा होती थी। कई बार मुझे महसूस होता था कि मैं दखल दे सकता था। पोताला में मैंने एक और ऐसी ही घटना देखी। बहुत शुरू से ही मैंने कई जगहें ढूंढ ली थी जहां मैं खिड़कियों व रोशनदानों से उन कमरों में झांक सकता जो अन्यथा न दिखाई पड़ते। एक बार मैंने रोशनदान से देखा कि जमींदार व किराएदार की एक शिकायत सुनने के लिए राजप्रतिनिधि सचिवालय लगा हुआ था। मुझे याद है कि किराएदार बहुत दुखी लग रहा था। वह बहुत बूढ़ा, ठिगना, झुका हुआ, सफ़ेद बालों और पतली मूंछों वाला व्यक्ति था। दुर्भाग्य से जमींदार के संबंध राजप्रतिनिधि इस वक्त भी रेलिंग रिम्पोछे ही था के साथ दोस्ताना थे और मामला खारिज कर दिया गया। मैं चाहकर भी कुछ न कर पाया। इसलिए जब मैंने अन्याय के ऐसे अन्य मामले सुने तो न्यायिक सुधारों के प्रति मेरा विश्वास सुदृढ़ हो गया। मैं शिक्षा के मामले में भी कुछ करना चाहता था। उस समय सार्वभौमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी। लासा में कुछ एक स्कूल थे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी एकाध थे, मगर अधिकतर हिस्सों में शिक्षा के केंद्र मठ ही थे। लेकिन वहाँ सिर्फ भिक्षु समुदाय को ही प्रवेश मिलता था। तदनुसार मैंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए काशाग को प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया। मैं संचार के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहता था। उन दिनों पूरे तिब्बत में एक भी सड़क न थी और पहियों वाले वाहन के नाम पर 13वें दलाई लामा की 3 कारें थीं। अतः सड़कों व यातायात की सुचारू व्यवस्था से जनता को बहुत फायदा होता। लेकिन शिक्षा की तरह ये भी लंबी अवधि की योजना थी और मुझे लगा कि इसमें कोई प्रगति होने में कई साल लग जाएंगे। यद्यपि कुछ चीजें थीं जिनके करने से तुरंत कुछ परिणाम आ सकते थे। इनमें से एक था पैतृक कर्ज को खत्म करना। मेरे सफाई कर्मचारियों से तथा द्रोमो जाते वक्त रास्ते में मुझे पता चला था कि यह कर्ज ही तिब्बत के ग्रामीण समुदाय तथा किसानों का कोड है। इसका अर्थ था कि अकाल या किसी अन्य कारण से इकट्ठा हुआ जिंदार का कर्ज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी रहता है। परिणाम स्वरूप मुक्त होने की बात तो दूर रही, कई परिवार ढंग से जी भी नहीं पाते थे। और लगभग इतनी ही दुष्ट वह व्यवस्था थी जिसमें छोटे जमींदार वक्त जरूरत सरकार से उधारी ले सकते थे। लेकिन कर्ज यहाँ भी पैतृक था। इसलिए पहले तो मैंने पीढ़ी पर पीढ़ी कर्ज चलने की व्यवस्था समाप्त की और फिर वह ऋण माफ कर दिया जो चुकाया नहीं जा सकता था। ये जानकर कि ये सुधार शायद नवाबों तथा कुत्सित हितों वाले व्यक्तियों को पसंद न आए, मैंने असेंबली अध्यक्ष को मनाया कि इन कानूनों को सार्वजनिक जगहों पर इश्तिहार लगाकर आम तरीके के बजाय सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए। मैंने इन्हें उन कागजों पर प्रचारित कराया जो धर्म ग्रंथ छापने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के ब्लॉकों की छपाई वाला तरीका प्रयोग करके छापे गए थे। इस तरह सूचना दूर दूर तक फैलने की संभावना ज्यादा थी, अन्यथा कोई न कोई हस्तक्षेप करता। मगर अब किसी को भान हो इससे पहले तो काम हो जाएगा। 17 सूत्री समझौते की साफ शर्त थी कि तिब्बत की स्थानीय सरकार अपनी इच्छानुसार सुधार लागू करेगी और ये सुधार अधिकारियों अर्थात चीनियों की बाध्यता के अधीन नहीं होंगे। लेकिन ये शुरुआती सुधार कई हजार लोगों के लिए लाभकारी थे, तो भी साफ हो गया कि हमारे मुक्तिदाताओं की कृषि व्यवस्था अलग तरीके की है। चामदों में पहले ही सामूहिक खेती शुरू की जा चुकी थी। अंततः ये सारे तिब्बत में लागू कर दी गई और यही सर्वव्यापक अकाल, भूखमरी तथा हजारों तिब्बतियों की मौत का कारण बनी। यद्यपि सांस्कृतिक क्रांति के बाद सरकार ने इसमें कुछ नरमी कर दी थी, मगर इसके प्रभाव आज तक देखे जा सकते हैं।
तिब्बत जाने वाले कई यात्रियों की टिप्पणी थी कि कुपोषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कितने छोटे और अविकसित दिखते हैं। मैंने इसी बीच सरकार से आग्रह किया कि वो इस पुरानी तथा अनुत्पादक प्रक्रिया की समाप्ति के लिए जो कुछ कर सके करे। मैं यथाशक्ति तिब्बत को 20वीं सदी में ले आने को दृढ़ निश्चयी था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने 1953 की गर्मियों में लिंग रिम्पोंछे से कालचक्र दीक्षा ली। ये प्रमुख तांत्रिक संस्कार है और विश्व शांति में इसका विशेष महत्व है। अन्य तांत्रिक संस्कारों से विपरीत ये दीक्षा जनता के बीच दी जाती है। इसकी तैयारी में ही हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं और संस्कार कराने में 3 दिन। इसके त्रिआयामी संकेतों में से 2 को विभिन्न रंगों से रंगे रेत के दानों को प्रयोग करके एक बड़ा मंडल बनाया जाता है। जब मैंने पहली बार इनमें से एक मंडल देखा तो सुध-बुध खो बैठा था, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखते हैं। दीक्षा के बाद 1 महीने का मौन हुआ। मेरे तथा लिंग रिम्पोंछे दोनों के लिए यह एक विशेष अनुभव था। जिस प्रथा को असंख्य पीढ़ियों से उच्च ज्ञानी आध्यात्मिक स्वामी किए जा रहे थे, उसी में भाग लेकर मुझे बड़ा गर्व हुआ। समर्पण प्रार्थना का अंतिम पद बोलते हुए मैं भाव विह्वल हो गया था। यह एक शुभ संकेत था, हालांकि उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात नहीं थी। यह इस बात का पूर्व सचेतक था कि मेरे बहुत ज़्यादा सुयोग्य न होने के बावजूद मैं अपने पूर्वाधिकारियों से तथा दुनिया में औरों से बहुत ज़्यादा कालचक्र दीक्षा दे पाया। अगले वर्ष मोनलम के दौरान जोखांग मंदिर में चेनरेजी की प्रतिमा के सामने मैं पूर्ण दीक्षित बौद्ध भिक्षु हुआ। ये संस्कार लिंग रिम्पोंछे करा रहे थे और यह पल भी बड़ा मर्मस्पर्शी था। तब साधारण औरतों के एक समूह की प्रार्थना पर गर्मियों में मैंने अपनी जिंदगी की पहली कालचक्र दीक्षा दी। चीनी अधिकारियों के साथ खींचतान के दौरान पूजा की इस अवधि से मुझे बहुत खुशी हुई। इस दौरान मैंने अपना ध्यान धार्मिक कर्तव्यों पर लगाया तथा बड़े व छोटे दोनों समूहों को नियमित उपदेश देने लगा। परिणामस्वरूप जनता के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध बने। शुरू में मेरा आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ा। मुझे पता था कि चीनियों ने लासा के बाहर मेरी जनता का जीना मुश्किल कर रखा है। साथ ही अब दिखाई दे रहा था कि मेरे दोनों प्रधानमंत्री चीनियों के साथ इतने कड़वे क्यों होते थे। उदाहरणार्थ, जब कभी जनरल चियांग चिनवू मुझसे मिलने आया तो उसने कमरे के बाहर अंगरक्षक तैनात कर दिए। यद्यपि उसे पता रहा होगा कि जीवन की पवित्रता बौद्ध धर्म का एक प्रमुख नियम है, तो भी बुद्ध की एक शिक्षा का मैंने ध्यान रखा कि एक प्रकार से दुश्मन भी दोस्त से ज़्यादा अमूल्य है, क्योंकि दुश्मन हमें वो चीज़ें सिखाता है जो दोस्त अक्सर नहीं सिखाता, मसलन सहनशीलता। और इसमें मैंने अपना दृढ़ विश्वास तो शामिल कर ही लिया था कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं, अंततः वे बेहतर होंगे ही। आखिरकार अज्ञान तथा निराशा के मुकाबले जनता की सत्य, न्याय तथा मानवीय समझ की इच्छा ही विजय पाती हैं। इसलिए चीनी हमारा दमन भी करते हैं तो इससे हमें ताकत ही मिलेगी।